Hey guys, welcome to the second episode of Three Boomers podcast। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे थैलेडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में। अ, एक दवाई जो मार्केट में आई थी एज एज अ दान, पर वो अभिशाप या फिर श्राप में बदल गया, जिसके कारण पूरा का पूरा ड्रग सिस्टम, पूरा मेडिसिनल जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और ड्रग का सब बदल गया। मार्केट बदल गया, ड्रग अप्रूवल सिस्टम बदल गया कि ड्रग कैसे अप्रूव होने चाहिए, ड्रग अप्रूवल में क्या क्या आना चाहिए, सब कुछ बदल गया। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड हियर वी गो। ब्रिजेश। सो द थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेडोमाइड है क्या? गीतेश, एज यू नो, क्या नाम है थैलेडोमाइड? क्या चीज़ है? थैलेडोमाइड नाम, अरे बहुत कंफ्यूजिंग नाम है भाई। RS-226 डाईऑक्सोपेप्रिडिन 3L1H आइसो आइसो इंडोल 132H डायोन। बेसिकली ये थैलेडोमाइड का नाम है, किसी तमिल या साउथ इंडियन बंदे का नाम नहीं है ये, का नाम है। बहुत मेरे को लर्न करने को अराउंड 2-3 दिन लग गए एक नाम लर्न करने को। ऐसा इसमें मेरे 2-3 इतनी इंग्लिश में तो मेरे 2-3 ये आ चलो जाते, ठीक है। स्टेटमेंट्स आ जाते। बस हाँ। अब हम भूल जाते हैं क्या है थैलेडोमाइड का असली नाम और हम चलते हैं उसके यूजेस की तरफ। तो बात है अक्टूबर 1 1957 की। एक नया ओटीसी ड्रग, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग था। मतलब आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इसको ले सकते हो। तो ये एक्चुअली में एज ए एक ट्रैंकुलाइजर था, एक टाइप का, कि मतलब ये एंग्जाइटी हो गई, इसको क्योर करने के लिए रहता है। एंग्जाइटी और जो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं ब्रेन के, जो हमको मिलते हैं। और जनरल मॉर्निंग सिकनेस भी था इसमें कि जो प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, ये उसको क्योर करने के लिए था बेसिकली। तो 1957 में वेस्ट जर्मनी में एक कंपनी थी मेरिल करके, उसने ये इंट्रोड्यूस किया था जर्मनी में। तो वहाँ पर काफ़ी चला ये ड्रग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो फिर उसके बाद हुआ क्या? 1957 के बाद थैलिडोमाइड मेरिल ने इंट्रोड्यूस किया। 1958 में एक साल के अंदर इसमें कुछ इल इफेक्ट्स दिखने लगे। मतलब वहाँ के जो इन्फेंट्स पैदा हो रहे थे वो उनमें उसके लिम्स जो थे वो जस्ट सेकेंड मतलब डिफॉर्म्ड लिम्स था उनमें। और उनका ब्रेन डिफेक्ट्स थे उनके अंदर बहुत सारे। और ऐसे एक बच्चे नहीं थे, ऐसे हजारों में बच्चे अलग थे अलग इनका। डिजीजेस थे। हाँ, इनका काउंट एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा था। एबनॉर्मल थे इन्फेंट्स जो हम्म। आ रहे थे, यस, एबनॉर्मल थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये डॉक्टर ने इस चीज़ को नोटिस किया और बोला कि उनको पहली बात तो ये पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो फिर दो डॉक्टर थे, विटकिन लेंस और विलियम मैकब्रिड। इन दोनों ने ये नोटिस किया। ये दोनों जर्मनी में ही थे उस टाइम पे, जब ये राइज हो रहा था इन्फेंट बेबीज में ऐसा डिफॉर्म लिम्ब का। अ, और उनको समझ में नहीं आ रहा था इसका रीज़न क्या है। तो तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। 1957 से 1958 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो भी बहुत ऊपर था, और इसका जो मार्केट में डिमांड थी वो भी काफ़ी बढ़ी। और हुआ ये, इसके बाद जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी तक किसी को मालूम नहीं कि रीज़न क्या है इन सब। और इतनी पुरानी बात है तो वहाँ पर तो फिर कुछ मिथ्स भी होते होंगे, जैसे इंडिया में रहते थे, भगवान का श्राप है, ये है वो है, ऑल दैट नॉनसेंस। तो टैबू टैबू। हाँ, हम्म। बढ़ते हैं आगे। हम्म। ईयर वाज हाँ। 1958, ये सब हो रहा है। नेक्स्ट वी गो टू 1960। तो 1960 में और अभी तक 1958 से लेके 1960 तक ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न नहीं पता। पर कंपनी का क्या है, पर कैपिटलिज्म बूम है। कैपिटलिज्म तो जिंदाबाद, कैपिटलिज्म जिंदाबाद। उन्होंने 20 यूरोपियन कंट्रीज में अभी तक ये ड्रग अप्रूव कर दिया था। कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी अप्रूव हो गया था। कनाडा में भी अप्रूव हो चुका था अभी तक। फुल धाप धूप बेचे जा रहे हैं ये लोग ड्रग। 1960 में इन्होंने फिर अप्लाई किया यूएस एफडीए में इस ड्रग के अप्रूवल के लिए। उस टाइम में ये फाइल जाती है अप्रूवल के लिए, एप्लीकेशन जाता है फ्रांसिस ओल्डम केल्सी के पास। ये फ्रांसिस ओल्डम केल्सी की मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि वो 1960 में न्यूली अपॉइंटेड थी एफडीए में। एफडीए वो यूएसए का फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है। वहाँ की एक फेडरल रिजर्व है, मतलब फेडरल एजेंसी है।
तो ये जब वो आई तो उसको भी नहीं मालूम था कि वो कितनी बड़ी एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है वहाँ पे। क्योंकि उसका जस्ट पहले ही अप्रूवल है वहाँ पे, पहले ही असाइनमेंट है। तो उसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट था कि इसको, जो तो भी उसको उसने किया वहाँ पर, जो भी उसने वहाँ पे फेस किया या फिर जो भी उसने एक्शंस लिए, उन सब के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको डिफाइन करना पहले से ही कि भाई क्या होगा आगे। पर ठीक है, शी स्टिक सो टू हर डिसीजन। सो हुआ ये सो बेसिकली, लेट्स गो उसने, टू द हिस्ट्री ऑफ कैलेसी। मतलब कैलेसी कौन थी बेसिकली? हाँ पहले ये देख कैलेसी। लेते हैं कैलिसी कौन थी, और फिर क्योंकि उसमें से बहुत कुछ बैक्ड है जो भी उसने डिसीजन लिए। तो हाँ, तो बोल ले कंटिन्यू कैलिसी कर। काफ़ी न्यू थी एफडीए में, बट एज ए साइंटिस्ट वो न्यू नहीं थी। मतलब एज ए शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैग्रेट स्कूल एट द एज ऑफ 15, एंड फिर उसके बाद उसने मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में एडमिशन लिया। वहाँ पर उसने अंडर फार्माकोलॉजी। ग्रेजुएट, हाँ फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या किया था, मास्टर्स अंडर डिग्री ली ग्रेजुएट। फार्माकोलॉजी में। अंडर ग्रेजुएट फिर हाँ। मास्टर्स। अंडर ग्रेजुएट भी किया, फिर मास्टर्स भी किया वहीं पे। ईयर था 1935 कि उसने फिर फार्माकोलॉजी करने के बाद, 1935 में मास्टर्स करने के बाद रिसर्च पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन दी यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो को, कि भैया मेरे को वहाँ पे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्च पोस्ट जॉब चाहिए। तो अब यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जि, जो जिसने वो एप्लीकेशन लेटर अप्रूव किया उसका, शिकागो यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था MK गेलिंग। तो गेलिंग साहब को हाँ, ये लगा कि वो कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं, फ्रांसिस, बेसिकली जो गेलिंग साहब थे ना, वो थोड़े क्या बोलते उसको, ऑर्थोडॉक्सियन थे थोड़े। हम्म, मतलब काफी थोड़े ज्यादा। उन मतलब वो काफी होता ना ज्यादा। कि लड़कों को ही काम करने दूंगा, लड़की को नहीं, हाँ, ऐसा ऐसा लड़कियों रीजन को था नहीं। उनका। तो तो सीन क्या था ना, जब गेलिंग एक्चुअली एक बहुत ही अच्छे नोटेड जाने माने रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में। उन्होंने रिसर्चर नया नया थे। डिपार्टमेंट शुरू किया था, रिसर्च एट फार्माकोलॉजी, रिसर्च इन फार्माकोलॉजी का, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में। तो उनको, उन्होंने इसको असाइन किया, और ये सोच के असाइन किया था क्योंकि वो कंफ्यूज थे फ्रांसिस और फ्रांस के बीच में। फ्रांसिस होता है एक्चुअली लड़कों के लिए, और वो जो CIS है वो लड़कों के लिए होता है, CES है वो लड़कियों के लिए होता है, मतलब ऐसा लड़कियों के जितना लिए मेरे को होता है। पता है। हाँ, तो ये कंफ्यूज था, इसको हाँ। पता नहीं था इसके बारे में, उसको लगा ये लड़का है। तो जब उसका अप्रूवल लेटर आया केल्सी को कि यू आर अप्रूव्ड फॉर दिस पोस्ट, तो उसमें मिस्टर ऑल्डम लिखा था। तो हाँ, मिस्टर। उसने तो उसने अपनी मतलब एक इंटरव्यू में जोक भी क्या? मारा है कि अगर मेरा नाम एलिजाबेथ या मेरी जेन होता तो मैरी मैं जेन। शायद वो पोस्ट पे कभी मिलता ही नहीं मुझे जॉब। हाँ। तो ऐसा भी होता था अभी। और एक सीन हुआ था। केलसी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अगर मेरा वो नाम अगर वैसा ही रह जाता ना, मेरी पूरी डिग्री वेस्ट हो गई होती, अगर नाम चेंज हाँ हो गया होता तो। तो फिर वो ना एफडीए पे आती, ना ये ट्रेजेडी को रोक पाती। हाँ, यू तो कैन कॉल इट स्टार्ट ऑफ द बटरफ्लाई इफेक्ट। हाँ, द बटरफ्लाई इफेक्ट एग्जैक्टली। फिर वहाँ तो पे यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में उसने अपना डॉक्टरेट की डिग्री ली फार्माकोलॉजी में 1958 में। और हाँ। चिकागो ने उसको इनविटेशन भी दिया कि तुम यहाँ पे एज अ फैकल्टी पढ़ाने शुरू कर दो, मतलब यहाँ पे स्टे कर दो। अब हाँ। होता क्या कि 1958 के बाद उसने वहाँ पे पढ़ाया, फिर उसके बाद उसने उसको USFDA में अप्रूव, ये USFDA ने अप्रूव कर दिया कि तुम इधर आ जाओ एज अ, और यहाँ पे मतलब ड्रग अप्रूवल के लिए जो भी असाइनमेंट्स थे उसको उसको वहाँ पे मिले। तो जैसे ही वो वहाँ पे गई, तो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में उसने जो फैकल्टी के काम बाद भी जो रिसर्च वर्क किया वहाँ पे डॉक्टरेट डिग्री लेने के बाद, उसमें ये था कि वो सिंथेटिक वे ढूंढ रही थी क्योर करने का मलेरिया को। तो उसमें उसने बहुत सारी स्टडी करी इसके ऊपर, एनिमल एनिमल्स ट्रायल्स। के ऊपर एनिमल ट्रायल किए वहाँ पे एनिमल। बहुत। तो उसने उसने ये पाया कि जो ड्रग है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके जाता है। सो देयर वाज अ मिथ, मतलब एक मिथ था कि मतलब अराउंड 1950s के आसपास, 1950s 1960s के आसपास ये मिथ था कि जो प्लेसेंटा होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है, जो इन्फेंट रहता है, फीटस रहता है, वो उसको कवर करने के लिए प्लेसेंटा रहता है। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में एक बैरियर रहता है, मदर और इन्फेंट के बीच में एक बैरियर रहता है। हाँ तो बैरियर को प्लेसेंटा बोलते हैं। तो मिथ क्या थी, मिथ या बोल लो या कुछ मतलब,
कुछ और चीज बोल लो, पर ये एक्सपर्ट्स का था ये कि ऐसा मानना था। हाँ, मानना था कि ड्रग जो भी अपन गोलियां ले ले, जो भी ड्रग्स ले रहे प्रेग्नेंट वुमन, वो जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है, वो बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती है। पर बात यहाँ पे ये थी कि जो अपनी जो केल्सी थी, मैडम मैडम केल्सी, डॉक्टर ओल्डेम केल्सी, वो उनको पता था, उन्होंने एनिमल ट्रायल्स किए हैं, उनको, वो साइंटिस्ट थी, और उनको अपने साइंस पे, उनको साइंस पे ज्यादा भरोसा था मोर देन मिथ्स पे। तो शी वाज फैक्ट बेस्ड, शी वाज लिटरली अ फैक्ट बेस्ड साइंटिस्ट, शी ऑलवेज टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड ऑल। तो उसने ये किया कि उसने उसने सबसे, जब भी उसको आया था मेलर से, सो आगे की स्टोरी ब्रिजेश कंटिन्यू करेगा। तो उसको ये जब आया तो उसने बोला कि उसने इसको पहले तो रिजेक्ट कर दिया और बोला कि उसके कुछ काफी खतरनाक वर्ड है कि मेरिल एविडेंस फॉर द ड्रग वर मोर लाइक अ टेस्टिमोनियल्स देन द रिजल्ट ऑफ अ वेल डिजाइन स्टडीज। काफी बड़ी लाइन बोली उन्होंने कि ये हाँ। बस बताने के वो लिए कि ये ड्रग ऐसा काम करता है तुमने भेज दिया है, इसके ट्रायल्स है नहीं, एविडेंस है नहीं कि ये काम करता है, या फिर ये एविडेंस नहीं कि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो तुम इसके एनिमल ट्रायल्स के एविडेंसेस लाओ तो मैं अप्रूव करूंगी। उसने बेसिकली इन शॉर्ट यही बोला। सो तो फिर बेसिकली क्या एफडीए। होता है, जब जब ड्रग अप्रूव होता है, चलो ड्रग अप्रूवल की बात करते हैं, ड्रग अप्रूव कैसे होता बहुत है, एक सारे ड्रग है, प्रोसीजर्स रहते हैं मतलब। प्रोसीजर, हाँ, बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं। तो बेसिकली हर एक मतलब एक मैनुअल रहता है, वो मैनुअल के हिसाब से ड्रग आगे बढ़ता है। उनको जब भी जैसे उनको शो करना पड़ता है, फॉर हाँ। आज बोल ले जाते हैं। बोलते थे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम आई गेस आईपी यूज करते हैं जिसमें हाँ। डोसेज फॉर्म्स वगैरह लिखे रहते हैं कि हमको कितना ड्रग में कितने कौन से कंपोनेंट्स और क्या कितना डालना है वैसा। आईपी तो वो सही आईपीएम होनी इन द चाहिए। सेंस इंडियन इंडियन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया। इन्फॉर्म को। जिसमें पूरे ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स है इंडिया में जो बनते हैं, उस और जो इंडियन इंडियन लॉज के हिसाब से ठीक है, मतलब इंडियन इसके हिसाब से वो सारे ड्रग्स आईपी में रहते हैं। जैसे इंडियन का आईपी है, यूनाइटेड स्टेट्स का यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। यूरोपियन का क्या है, आई मीन ब्रिटिश क्या है उसका, फार्माकोपिया है यूके का। हाँ, ब्रिटिश यूके फार्माकोपिया। का ब्रिटिश फार्माकोपिया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक ड्रग अप्रूव करने के लिए सबसे पहले उसकी आईपी चेक की जाती है, फिर एनिमल ट्रायल सही है क्या, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिए जाते हैं, जा सकते हैं क्या, उनकी उनकी टॉक्सिसिटी क्या है, वो टॉक्सिक है कि नहीं है, वो उनका उनकी एक सर्टन लेवल रहती है, वो है क्या नहीं है, तब जाके एक ड्रग अप्रूव होता है। तो आगे चलते हैं ब्रिजेश के पास, ब्रिजेश कंटिन्यू। तो उसने पहले सबसे पहली जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। और तो फिर कौन सी कंपनी, कौन सी थी, मेरिल, कंपनी कौन सी थी? रिचर्डसन मेरिल, मेरिल मेरिल। एप्लीकेशन थी, जो मतलब एप्लीकेंट था जिसने फाइल की थी एप्लीकेशन। और केल्सी ने उसको रिजेक्ट कर दिया सिंपली ऑन द बेसिस कि एविडेंस कम है। एविडेंस नहीं है, एविडेंस लेके आओ तो मैं अप्रूव करूंगी। तो आगे चलते हैं 1960 में उन्होंने सबसे पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट करी। और यही रीज़न दिया कि वो बैरियर को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो मेरे को रिजल्ट ला के दिखाओ। चाहे एनिमल बेस्ड हो या ह्यूमन बेस्ड हो। मतलब ह्यूमन बेस्ड तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, कि पहले तो एनिमल बेस्ड ही करेंगे। कि अगर उसमें हाँ, क्रॉस कर रहा होगा तो फिर वो लोग उनको रीथिंक करना पड़ेगा अपने ड्रग के ऊपर कि ये क्या हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए अप्रूवल के लिए। मतलब जो बैरियर है उसको क्रॉस कर रहा है, प्लेसेंटा क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस कर रहा है तो उसकी इफेक्ट्स क्या है इन्फेंट पे, वो हाँ। हमको लाके बताओ। हाँ। हम्म। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट, जैसा कि करना चाहिए कैपिटलिस्ट कंपनीज को नहीं करना चाहिए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। कैपिटलिज्म जिंदाबाद, हाँ कैपिटलिज्म जिंदाबाद। जैसा कि नहीं करना चाहिए उन्होंने बिल्कुल वही किया। उन्होंने, वो लोग ऐसे टर्न बाय टर्न जाते थे उसके पास कि भाई मतलब उसको रिक्वेस्ट करते थे कि ये कर लो। और उसके ऊपर काफी फोर्स दबाव भी करने बनाया लगे इन गया, हाँ शॉर्ट उसको फोर्स डिसीजन। करने लगे। और फिर उसके अनएथिकल बाद चीजें होने लगी। हाँ काफी अनएथिकल कि हम्म। उसको कन्विंस करने के लिए जाते थे अलग अलग टैक्टिक्स के थ्रू कि भाई अब इसमें तुमको समझ ही रहा होगा क्या क्या टैक्टिक्स लगाते हैं लोग। मतलब अंडर द टेबल हाँ सब थ्रेड्स कुछ, वगैरह, सब रिश्वत। सब सब कुछ। चाय पानी। चाहे इंडिया कैपिटलिज्म में जिंदाबाद इंडिया भाई। में तो बहुत होता है ना, इंडिया में तो बहुत होता है, अरे, यूएस में अरे फिर भी क्या बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको पता है पकड़े बिल्कुल गए तो भाई फिर इधर कुछ होगा नहीं अपना होगा नहीं, सीधा डाल पर देंगे जेल में। इंडिया में तो पता है कि क्या छूट जाएंगे ना क्या इधर जाएंगे। अरे पकड़े गए तो एक फोन अरे काफी है। अरे
पकड़े बरोबर गए आहे तो ना. कंपनी वाले ही छुड़ा देंगे ना, टेंशन क्यों, उनको थोड़ी इम्प्युनिटी. लोगों अरे की जान की परवाह थोड़ी। प्रोटेक्शन रहती है, टेंशन काय को लेते हो हमें ना. तो काय फिर को टेंशन उन्होंने, लेते हो ब्रिजेश भाऊ. मेरिल कंपनी ने ये बोला कि मतलब लोगों ने भी काफी पॉइंट किया कि ये जर्मनी में, यूएस क्या यूएस में अभी तक नहीं आया, जर्मनी कनाडा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में ये बिक रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमको भी चाहिए, हमको भी इसका यूज लेना है, मतलब क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस काफी अच्छे से क्योर कर पाता था ये ड्रग। तो लोगों को बस उसके कॉज दिख रहे थे, प्रोज दिख रहे थे, कॉन्स देख ही नहीं रहे थे कि मतलब उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकता है। वो एक्चुअली उनको दिखाई भी नहीं देंगे क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे, मतलब एज कंपेयर टू केल्सी तो है नहीं। तो हाँ. ऑफ कोर्स, तो उन्होंने बोला कि ये केल्सी काफी स्टबर्न है, निट पिकिंग है, और प्रॉब्लम उसमें है ना कि थैलेडोमाइड में है। ऐसा मेरिल ने स्टेटमेंट्स पास की थी उस टाइम पे। तो फिर 1960 ईयर्स और 1961 में ऐसा सब चल रहा है। एक्चुअली में उन्होंने फिर वापस एप्लीकेशन फाइल की, वापस ये किया कि इस बार अप्रूव कर दो। ऐसे टोटल 7 एप्लीकेशंस फाइल किए मेरिल ने, सातों के सातों रिजेक्ट किए केल्सी ने। सिंपली उन्होंने का रीजन यही था हर बार कि एविडेंस नहीं है इस चीज का कि वो प्लेसेंटर बैरियर क्रॉस करता है कि नहीं करता है। एफडीए एफडीए केल्सी के सपोर्ट कर साथ रहा थी. था, बिल्कुल। सपोर्ट कर रही थी डिसीजन केल्सी के ऑफ कि कोर्स वो हाँ. नहीं कर रही होती तो 7 बार तो कोई फाइल कर ही नहीं सकता है, हाँ, मतलब। फाइनल. हाँ, इंडिया में वैसा होता तो इंडिया में बख्श उसको रिमूव करके दूसरे को ला लिए होते और सिग्नेचर बदली कर लेते इन द सेंस. इतना इतना आसान भी नहीं है, पर हाँ, इंडिया में ऐसा होता तो काफी अरे, क्या बोलने ऑफ अभी, कोर्स. छोड़ हटाओ सब। तो फिर कैपिटलिज्म जिंदाबाद. वो कभी और के लिए। 1961 में पब्लिक अवेयरनेस थैलेडोमाइड ट्रेजेडी की ग्रो होने लगी, क्योंकि ये जो इन्फेंट्स थे जर्मनी में, जो मैंने बताया पहले कि 1958 में, 57 के बाद 58 में इन्फेंट्स का राइज होने लगा कि डिफॉर्म्ड अबनॉर्मेलिटीज। लिम्स, हाँ, एब्नॉर्मलिटीज दिखने लगी बच्चों में, और वो नंबर काफी बढ़ने लगा। वो कुछ थाउजेंड्स में चला गया, 10,000, 15, 20,000 के इधर। और उसमें से जो रेट था ना कि ये 20,000 बच्चे ऐसे निकल रहे, 40% टू 50% बच्चे सिंपली वर नॉट एबल टू लिव इसके कारण। तो समझ लो 50% की डेथ हो जा रही थी वहाँ पे बच्चों की। तो फिर क्या हुआ ना, 1961 में दो डॉक्टर थे, जो मैंने पहले बताया नाम, लेंज और मैकब्रिड। तो लेंज ने प्रूफ कर दिया ये रिलेशन। कैसे किया वो भी हम उसके ऊपर आएंगे, कि जो थैलेडोमाइड ड्रग है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके इन्फेंट में चला जाता है, और वहां पर ये सब कॉज कर रहा है। तो अभी क्यों, अब तुम बोलोगे कि यार वो एक टाइम पे तो मॉर्निंग सिकनेस क्योर कर रहा है, अगर वो वुमेन की बॉडी में है, और फिर अगर वो बैरियर क्रॉस करके फीटस में यानी बच्चे में चला जा रहा है, तो फिर वो ऐसे डिफॉर्म लिम्स और ये सब क्यों फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके ना उसकी मॉलिक्यूलर स्टडी पे आते हैं। एक चीज होती है केमिस्ट्री में, कायरलिटी। जतिन, आई वुड लाइक टू लेट यू गिव समथिंग, गिव लाइट ऑन दिस टॉपिक। क्या होता है कायरलिटी, समझाए। कायरलिटी लाइक अगर आप 10th 11th पढ़ चुके हो या अभी वही क्लास में आप पढ़ोगे कायरल कंपाउंड्स। हाँ, बेसिकली इसका जिन्होंने भी एक साइंस लिया है पहले तो उसके लिए एक्सप्लेन कर दो कि कायरलिटी क्या होती है। जिन्होंने नहीं लिया है उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कैसे समझा कायरलिटी सकते हैं। मोस्टली एक ऐसा कंपाउंड रहता है, मतलब जैसे हम कार्बन ले ले, अगर उसके वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, अगर मैं बेसिक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, अगर वो हम्म। चारों बॉन्ड्स बना रहा है, वो चारों ग्रुप्स अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे हम कायरल कंपाउंड। हाँ। 4 ग्रुप्स बट अलग अलग ग्रुप से, एक भी ग्रुप से मिला नहीं है, हम्म। एक भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट मतलब ये काफी तो लेमन लैंग्वेज है, अगर आपको पता ही होगा, अगर आप बचपन में पढ़ी थी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। पहली बार सुन रहा होगा कोई कायरलिटी, तो बेसिकली बता दो तो कि जैसे तुम मिरर में देखते हो ना खुद को, और फिर मैं बोलूँ कि तुम रियल लाइफ में अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, और मिरर में जो इंसान होगा उसके लिए कौन सा हाथ होगा, वो उसका राइट हैंड होगा। तो तुम बोलोगे हाँ. कि सेम नहीं है ना, वो तो मेरे लिए लेफ्ट, मैंने तो लेफ्ट हैंड उठाया, वो राइट हैंड उठा रहा है। तो बेसिकली वही है कायरलिटी की, मतलब एक जो कायरल कंपाउंड है ना, वो दो फॉर्म में रहता है। एक होता है उसका आर एग्जिस्ट. फॉर्म, एक एक और एक होता है एस फॉर्म। ये तुम इसको भी कैसे समझोगे कि ये समझ लो तुम्हारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मैं बोलता हूँ कि ये लेफ्ट. दोनों को जोड़ दो, तो नहीं, अभी ये सॉरी. तुमने जोड़ दिया कैसे? सिंपली। अभी मैं बोलता हूँ कि इसको हाँ. सुपर इम्पोज करो। सुपर इम्पोज करना मतलब ये दोनों हाथ ऐसे सामने रखो, पाम्स सामने की तरफ, और फिर दोनों को ऐसा एक के ऊपर एक रखो।
तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो गलत। लेफ्ट थंब है और राइट थंब है, मतलब ये हाथ एक के ऊपर एक रखने पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा ना, तुम्हारा एक हाथ दूसरे हाथ हाँ, को छुपा नहीं सकता। तो नहीं छुपा बेसिकली रहा। यही है कि एक एक हाथ जो है वो दूसरे हाथ का मिरर इमेज है। तो आर और एस हाँ, कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे होता है, जो आर आर फॉर्म है किसी भी, आर इनएंशियोमर है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो एस इनएंशियोमर का मिरर इमेज होता है। तो थैलिडोमाइड के हाँ, केस में कैसा होता है वो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये रही। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो आर फॉर्म है उसमें हाँ, जो मॉलिक्यूल है उसमें एक साइड की जो रिंग नाइट्रोजन पे देखोगे तो एक एक रिंग अपवर्ड साइड है, जो प्लेन है उसके ऊपर साइड में है। और जो एस फॉर्म है उसमें डाउनवर्ड साइड में है। ये तुमको कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो डार्क है और यहाँ पे ये लाइट है। मतलब जो साइंस के नहीं है उनके लिए था बेसिकली, तो जिनको समझ रहा होगा वो तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी हुआ क्या कि जो आर फॉर्म है ना वो मॉर्निंग सिकनेस क्योर करता था, और जो एस फॉर्म है उसके कारण बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे थे। तो तुम बोलोगे कि यार ये तो सिंपल है कि आर फॉर्म अगर बर्ड्स मॉर्निंग सिकनेस क्योर कर रहा है तो हम आर फॉर्म को रख लेते और एस फॉर्म को हटा देते, क्योंकि मैं तो पहले ही बोला कि वो हाँ, दोनों अलग अलग फॉर्म में बनते हैं, मतलब वो अलग अलग फॉर्म करेक्ट। में रह सकते हैं। पर ये इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, कभी कभी वो खुद से कन्वर्ट हो जाते हैं आर से एस में या फिर एस से आर में। तो जो आर फॉर्म था और इनएंशियोमर, वो एस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था बॉडी में जाने के बाद, सिंपली। तो जो काम था उसका मॉर्निंग सिकनेस क्योर करना, अब वो अगर प्लेसेंटर बैरियर क्रॉस करके जा रहा है तो वो बर्थ डिफेक्ट्स में आर फॉर्म जो था वो बर्थ डिफेक्ट्स दे रहा था कि बाई डिफॉर्म लिम्स और ब्रेन डिफेक्ट्स हो रहे थे उसकी वजह से। तो वो एस फॉर्म के कारण हो रहे थे, इन तो शॉर्ट। सीन क्या है ना, तो सीन क्या था कि मतलब जो काम का फॉर्म था ना वो चेंज हो गया, जिसके हाँ, कारण वो गंदा हो गया, मतलब एक बेकार हो अच्छी गया। चीज को हार्मफुल हो गया हमारे बुरी बॉडी चीज के लिए। हार्मफुल हो गया वो। हाँ, तो फिर 1961 बोल में दे। 1961 में मेरिल कंपनी को ये पूरे ड्रग्स जो थे वो वापस लेने पड़े, सिंपली बिकॉज कि जब लेंस ने 1961 में ये प्रूव किया, और ये जो थैलेडोमाइड, ये जो ट्रेजेडी हो रही थी कि इन्फेंट्स में इतने सारे डिफॉर्म्ड लिम्स वगैरह थे और ब्रेन डिफेक्ट्स थे, तो उनको सिंपली ये वापस लेना पड़ा। और काफ़ी गालियाँ भी खाई उन्होंने। फिर केल्सी को ऑफ रिवॉर्ड कोर्स। दिया गया इस वजह से कि भाई अच्छा हो, मतलब तुमने इसको अप्रूव नहीं किया, हम लोग बच गए। और केल्सी को प्रेसिडेंसी अवार्ड मिला उस टाइम पे। तो वो सेकंड वुमेन थी जिसको यूएस प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था उस टाइम पे। जॉन एफ तो कैनेडी के हाँ, हाथ से। जॉन एफ कैनेडी के हाथ से, जो कि अमेरिका का 35th प्रेसिडेंट था आई थिंक उस टाइम पे। हाँ। हाँ, आई थिंक थर्टी मे फिफ्थ, बी। मे बी। तो उसने भी अरे उसके वर्क को अप्रिशिएट किया था और बोला हर एक्सेप्शनल जजमेंट हैज़ प्रिवेंटेड अ मेजर ट्रेजेडी इन अमेरिका एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हर। ये जॉन एफ कैनेडी ने उसके बारे में बोला था। और उसको फेडरल सिविलियन सर्विस का अवार्ड मिला था वहाँ पे, डिस्टिंग्विश्ड फेडरल सिविलियन सर्विस, केल्सी को, इन 1962। तो काफ़ी फेमस हो गई एंड वो। और वन थिंग गोज विदाउट सेइंग कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी ऑफ कोर्स उनको ही मिलेगा। हाँ, 2010 में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर नहीं, उनके ऊपर तो एक अलग सा अवार्ड बना दिया गया था कि 2010 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो मतलब आफ्टर उसके रिटायरमेंट 2005 में शी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 90 आफ्टर गिविंग 45 इयर्स ऑफ सर्विस टू द एफडीए। तो फिर उसके नाम पे 5 साल के बाद 2010 में उन्होंने एक अवार्ड बनाया कि केल्सी अवार्ड फॉर बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, एनुअल एम्प्लॉयर जो बोलते हैं अपन। तो उसको जो अवार्ड दिया जाएगा वो केल्सी अवार्ड होगा, मतलब उसका नाम, अवार्ड का नाम केल्सी अवार्ड रखा गया। अब थैलिडोमाइड की तरफ थोड़ा सो वापस आते हैं। थैलिडोमाइड जो था वो 1998 में वापस इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। ऑफ कोर्स इस बार उस पर्पस के लिए नहीं था, इस बार पर्पस था लेप्रोसी का। और लेप्रोसी भी एक काइंड ऑफ कुष्ठ डिजीज रोग। है। हाँ। और नंबर ऑफ, कुष्ठ रोग। काफ़ी बहुत सारे नंबर ऑफ डायबिलिटिंग डिजीजेज हो गई। और ब्रेस्ट कैंसर था, इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ। इस बार ध्यान वाली डायग्लिटिंग बात ये थी। डिसीजेस, डायग्लिटिंग डिसीज कौन से आर्थराइटिस और मतलब मुझे याद नहीं अ, शायद से। बहुत सारे रहते हैं, अब वो एक सेकंड। हाँ, बहुत सारे रहते हैं, हाँ। अगर तेरे को पता होगी तो दे सकता है तू अपने व्यूअर्स को एग्जांपल्स, ताकि वो रिसर्च कर सके इसके बारे में। डायबिलिटिंग डिजीजेस।
अल्जाइमर्स हो गया, डेमेंटिया हो गया, हाँ और पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल सेलरोसिस, पर बहुत सारे, 15-20 हाँ नाम है। हाँ ओके। तो सीन ये है कि मुझे कुछ बोलने दो, कंटिन्यू करना है। हाँ, नहीं मेरा हो गया। हाँ, तो सीन ये है कि मतलब अगर कोई कंपनी अगर ड्रग बना रही है, कोई अपनी मतलब एक कंपनी जब ड्रग बनाती है, वो अपना बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वो ड्रग में डालती है कि उससे कुछ निकले। पर जब वो ड्रग बन के मतलब देखो, कोई कंपनी चूतिया तो है नहीं कि ड्रग बनाएंगी और डायरेक्ट प्रूव कर लेगी कि हाँ ड्रग बन गया ना, डाल दो मार्केट में। देखो, जब कंपनी मेरल कंपनी ने थैलेडोमाइड बनाया, उनको कुछ दिखा उस ड्रग में, ठीक है। उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता था कि वो रेसिमिक था, कि उसका एस फॉर्म इतना डेंजरस था। उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स किए कि नहीं किए, उन्होंने नहीं किए थे। ये पता चल जाता था अगर ह्यूमन ट्रायल्स किए होते तो। उनको इफेक्ट्स नहीं दिख रहे थे। तो कैसा है ना, बहुत सारा कैपिटल और टाइम जाता है एक ड्रग के पीछे कंपनी का, तो कंपनी इसके लिए उसको फोर्स करती है, ठीक है। तो अगर तुम भी किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो तुमको भी आउटपुट चाहिए। तो वैसे ही मेरल कंपनी का था, मेरल कंपनी ने भी सोचा कि हमको भी आउटपुट मिलना चाहिए, हम भी पैसा कमाएं। पर वो बोलते ना कि लालची नहीं होने का, जैसे तुम्बड़ में एग्जैक्टली। बोलते हैं लालची, तुम्बड़ में बोलते हैं कि लालची नहीं होने का करके। तो वो लालची हो गए। उनको लगा कि थैलेडोमाइड बेस्ट ड्रग है मॉर्निंग सिकनेस क्लियर करने के लिए, और बहुत सारे डिसीजेस केयर करने में, मतलब ठीक करने के लिए। पर वो किसी ना किसी पॉइंट पे गलत हो गया, जिसके कारण जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज इतने गंदे हिट हुए। मतलब क्या बोले अभी, मतलब तुम अगर मतलब तुम देखो, कोई माँ एक ड्रग ले रही है, तो वो ड्रग जब लेती है, तो उसको क्या लग रहा है कि ठीक हो जाएगा मेरा मेरा अभी फिलहाल के लिए ठीक हो जाएगा। पर जब 9 महीने बाद, या जब वो इन्फेंट बॉर्न होता है, वो ऐसा हाफ इसमें आता है, कितना दुख होता होगा, कितना मतलब उसके हार्ट पे कितना इम्पैक्ट आता होगा कि। तो ये जो इसलिए जब भी कोई कंपनी अगर ड्रग बना रही है, भी एक चीज रहती है एथिक्स नाम की, एथिक्स एंड मोरल्स, तो वो फॉलो करना पड़ता है कंपनीज ने। तो ये ट्रेजेडी के कारण इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया, एफडीए बोलो या पूरे वर्ल्ड के रेगुलेटिंग ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज को, या कमिंग कि टू सब दैट, ने। 1962 में जब उसको ऑनर किया गया ये सब प्रेसिडेंशियल अवार्ड से, हाँ तो शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कमिटी जिन्होंने 1962 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए ड्रग अप्रूवल एक्ट के ऊपर। तो उस कमिटी का नाम था हैरिस जो अमेंडमेंट आज करके। भी मतलब फॉलो होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आज भी होते हैं, और उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए होंगे उसके बाद भी। अ, तो शी प्लेड अ मेजर रोल इन दैट ऑल्सो, कि वो अमेंडमेंट करने में जो जो उन्होंने वो दिए होंगे सजेशंस, उसका भी वो पार्ट थी, केल्सी। और कमिंग बैक टू मतलब माय सजेशन, माय मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि ये जो भी हुआ, स्टोरी तो नहीं है ये तो रियलिटी है, कि कोई भी कंपनी एक्चुअली में ड्रग बना रही है तो उसका ना पर्पस होता है। इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वो पर्पस यही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हमको पैसा। पैसा कमाना है। टू सेल बट इट। और उसमें लोगों, उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, उनका भी यही होता है कि समझ लो कोई मैनेजर हो गया टॉप लेवल का वहाँ पे, या फिर चपरासी हो गया, उसका भी यही है कि भाई अपने को अपना बस पैसा कमाने का है, इधर जो भी मेरा काम है वो करने का और निकलने का है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो किसी की बॉडी में जा रहा है, और पर्पस उसका ये नहीं हो सकता कि मैं बस अपना काम करके यहाँ से मेरी पगार लेके निकल जाऊंगा। योर पर्पस हैव टू बी बिगर देन योर वर्क, कि अ, मेरे को किसी को क्योर करना है एट द एंड ऑफ द डे। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, भले ही छोटा मोटा क्यों ना हो उस कंपनी में, वो किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि वो इंसान उसको अपनी बॉडी में लेने वाला है। तो उस वजह से अगर हम सोचेंगे कोई कंपनी, तो वो ना ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में बोलना चाहिए क्या, सेल बेस्ड, और क्या बोलते हैं, काफी हाई वो रहता है ना उनका, मार्केटिंग बेस्ड और स्टेक्स बहुत। सेल्स।
हाँ, बहुत स्टेक्स बहुत हाई रहते हैं उनका, कितना रिस्क लेके कोई कंपनी ये काम शुरू कर रही है, तो वो उसके बेसिस पे ज़्यादा चले जाते हैं और फिर उनका दिमाग उसी पे ज़्यादा चलता है कि सेल्स कैसे बढ़ाए, मार्केटिंग कैसे करे। और ठीक है, वो बात भी सही है अपनी जगह पर थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो कोई इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है तो हमको उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स है तो बताना चाहिए, लिस्ट करना चाहिए वो सब, और इन सबको ध्यान में रखते हुए ड्रग का अप्रूवल होना चाहिए। जतिन, सब लाइट शेड करना चाहिए थे तुम इस टॉपिक पे। आई थिंक मेरा पर्सनली जो रहेगा कि जैसा मैंने सुना कि मतलब किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन लेना चाहिए। अगर सिर्फ एक बंदा भी तुम्हारे साथ खड़ा है और सपोर्ट कर रहा है और तुमको लग रहा है कि तुम सही चीज कर रहे हो, भाई ये स्टोरी से समराइज होता है कि अपना बस ग्रुप अच्छा रखो और ऐसे रखो जो तुमको सपोर्ट करते हैं। प्लस प्रेशर पे इतना ध्यान मत दो, प्रेशर तो जनरली रहता है लाइफ में, सोसाइटी से हर जगह रहता है। बस जो तुमको सही लगता है वो करो और बस बाकी सब सही होगा। बी श्योर इन तो डिसीजन। इसके लिए बाकी जो हमारे व्यूअर्स है उनको ही बता दूं कि तुम जो भी गोली लेते हो, जो भी ड्रग लेते हो, जो भी तुमको पता है कि वो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा देखो कि वो ड्रग क्या है। क्योंकि अभी तो बहुत सारे व्यूअर्स तो नहीं है हमारे, पर जितने भी होंगे, तुम जो भी गोलियां ले रहे हो उसके पीछे हंसते चेक चेरिया करो दही कि मतलब नहीं होंगे। हाँ, तो कि चेक करो कि तुम जो ड्रग ले रहे हो वो किस किस वजह सबसे पहले से है, एक्सपायरी डेट चेक इसका करो। इम्पैक्ट क्या है। फर्स्ट एक्सपायरी डेट चेक करो। बी ये फर्स्ट एंड बी ये एन कभी एजु और एपिसोड में डोंट बी करेंगे एन आप। एजुकेटेड फूल। डोंट बी एन एजुकेटेड फूल। व्हाट आई वांट टू से। सो ऑन दिस नोट, अच्छा, मतलब बी अनएजुकेटेड फुल द रहने का क्या? नहीं ना, अनएजुकेटेड। अरे सी, एजुकेशन इज बेसिक नेसेसिटी। अगर वो तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं इज है तो तुम नॉट ये समथिंग पॉडकास्ट दैट नहीं यू देते। स्टडी। एजुकेशन, ये काफी अलग जगह जा रहा हाँ, है। एजुकेशन हर चीज से आता है। आई थिंक let's I think let's end this topic on this note. So we, the three boomers, would like to conclude and say bye to our viewers. Bye. बाय, थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड मोर वन मोर थिंग, 85% ऑफ आवर व्यूअर्स दोज आर व्यूइंग दिस हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। तुमको नहीं Please पता पर मेरे subscribe को it. मेरे को Please. दिखता है, मेरे को दिखता है वहां पे। दिखता है, हाँ, हमको दिख प्लीज, रहा है, हमको दिख रहा है प्लीज, कि क्या कुछ नहीं हो रहा जाता है। तुम्हारा, प्लीज, कुछ भी नहीं जाता, एक बटन दबाना है, प्लीज बटन बटन प्लीज क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन करो और शेयर करो। नाउ, क्लिक दैट ठीक है। बटन नाउ। मेरे को दिख रहा है तुमने नहीं अच्छा किया, अभी लगे भी तो नहीं शेयर किया। करो। प्लीज कर लो। बाय बाय, गुड बाय, कर बाय दिया तुमने, बाय। थैंक यू। सायोनारा। बाय।